नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए 9वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं। यह विज्ञान का 9वां चैप्टर जिसका नाम है मृदा। दोस्तों ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है जिसे हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इस मृदा के चैप्टर पे और जानते हैं इसके बारे में। मृदा यानी कि क्या होता है? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। कि क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमें सभी प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं जो कि मिट्टी से बनी हुई होती हैं। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करता है। मतलब जो पौधे हैं वो अपनी ताकत कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसी मृदा से करते हैं। उनकी जड़ों को जल और पोषक तत्व प्रदान करके ये कहाँ से जड़ें प्राप्त करती हैं? मिट्टी से उनकी सारी चीजों की आपूर्ति करती हैं। ये अनेक जीवों का आवास है। देखिए, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नीचे मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके और अपना होल बनाकर रहते हैं। तो ये बहुत से जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है और हम सभी जानते हैं कि कृषि के लिए क्या आवश्यक है? मृदा आवश्यक है। कृषि हम सभी का भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है और सारी चीजें, जैसा कि हम जानते हैं भारत क्या है, हमारे कृषि प्रधान देश है और यहाँ से हमें कृषि का बहुत बड़ा सेक्शन देखने को मिलता है और यहीं से ही हमारे जो इकोनॉमी है, आर्थिक दृढ़ता जो है वो उसको मिलती है। हमारा देश पूरी तरह से किस पर आश्रित है? कृषि पर। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भरी होती है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है कि जब पहली वर्षा होती है तो मृदा से जो सौंधी खुशबू आती है उसको कौन नहीं जानना चाहता, उसको कौन नहीं महसूस करना चाहता। प्रति व्यक्ति के अंदर इस चीज की हमेशा ललक बनी रहती है जो मिट्टी की खुशबू है। आइए जानते हैं 9.1 के बारे में। मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा में जीवन है, वो जो जीवन से भरपूर है। आइए सुनते हैं इसके बारे में। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। अब पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? आइए हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 9.1। विभिन्न स्थानों में मृदा के कुछ नमूने एकत्र कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लिए आप हैंडलेस यानी आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखें। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करें। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों जैसे ही हैं? बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया है। उन्हें उसमें खेलना पसंद है। यह वाकई बहुत मनोरंजक है। मृदा के उपयोगों की एक सूची बनाई है। देखिए कितना बढ़िया लगता है बच्चों का मिट्टी में खेलना। वो हर कभी जब मौका मिलता है और अगर माँ बाप उन्हें ना टोके तो वो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं? मिट्टी से खेलना, उसे खाना। तो ये एक अलग इशू है कि मिट्टी को क्यों बच्चे खाते हैं। हम जब विटामिन पढ़ेंगे तब उस समय हो सकता है कि हम इस बात की चर्चा अवश्य करें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। मृदा के नमूने जो बच्चों ने एकत्रित किए उसे सारणी 9.1 में रखा। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है मृदा के स्रोत बगीचे की मिट्टी यानी बगीचे की मृदा, पादप यानी कि घास, एक्सेट्रा, जंतु जो है उसमें चींटी और कोई अन्य प्रेक्षण जो उसमें लिखा नहीं है। इसी तरीके से सड़क की, ऐसे अन्य स्थान की और निर्माण कार्य की जगह की ये मृदाएं जो हैं इकट्ठी करने के बाद उनके प्रेक्षण करके बच्चों ने अपने सारणी में लिखे हैं। हमें भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस जगह की मिट्टी में क्या चीज़ें होती हैं और उसमें कौन से जंतु रहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे में एकत्रित किए गए नमूनों में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले थे? देखिए, पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक मृदा का प्रदूषण करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग लगातार की जा रही है और अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा कीड़ानाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए और नाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। आइए मैं जानना चाहता हूं कि क्या खेत की मिट्टी का उपयोग खिलौनों को बनाने में किया जा सकता है? मृदा परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल मृदा अनेक परतों से बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 9.2। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए।
अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी क्या हुआ यहाँ पर देखो, अब जो पूरा सब कुछ मिला लिया मृदा की परतें, देखो नीचे की तरफ जो है वो हैवी जो चीज़ है बजरी वो नीचे आ गई, बालू जो थी तो ऊपर की तरफ है, उससे मृतिका जो है कुछ अवशिष्ट कण है वो ऊपर है, इसके बाद जल है जो थोड़ा बहुत साफ होगा, इसके बाद ह्यूमस जो कचरा वगैरह है वो अपने को ऊपर मिल गया। तो मृदा की परतें जो है इस तरीके से बनी हुई होती हैं। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न अमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाए हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ है मिट्टी में मिला हुआ वो क्या कहलाता है? ह्यूमस। और यही क्या है? खाद का काम करता है। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है और यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मतलब जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, उनका लगातार क्या है, हवा, पानी और जलवायु की क्रियाओं से उनका लगातार टूटना, मतलब उनका निक्षेपण होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। वो लगातार क्या होते हैं? मृदा टूटती रहती है और एक प्रकार की जो मृदा टूटने से जो अपक्षय होता है उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। किसी मृदा की प्रकृति उस सेलों पर निर्भर करती है जिसके कारण निर्माण हुआ है और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती हैं। प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठनों में भिन्न होती हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है, मिट्टी का एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ मृदा परिच्छेदिका, यानी कि पूरा का पूरा प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल को समझे। देखो सबसे नीचे क्या होती है? आधार सेल है जो कई लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से लगातार क्या है, जमीन में है और यही अपने को बेस तैयार करती है। जैसे इनको कह सकते हैं कि हमारे धरती का बेस यानी कि नींव। इससे ऊपर चलते हैं संस्करण सी। इस संस्करण सी में जो सी स्थिति है उसमें क्या होते हैं, उससे थोड़ा सा हल्के किस्म के पत्थर होते हैं और इनमें मृदा की मतलब बजरी और ये सब चीजें मिलती हैं। इसके बाद आता है संस्तर बी, और संस्तर बी में क्या होते हैं? कुछ चट्टानें, पत्थर, इसके अलावा जो होती हैं वो क्या होती है? मिट्टी का तत्व प्राप्त होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो संस्तर होती है जो कि अपनी मृदा होती है और इसमें ही पौधे हैं वो पनपते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, इससे निचले वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस मृदा परिच्छेदिकाओं का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिकाओं को कुओं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है और ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाते हैं और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास यानी आश्रय प्रदान करता है। तो सबसे ऊपर वाली जो ए संस्तर होता है उसमें क्या होता है? कृमि, कृंतकों, छछूंदरों, भृंगुओं और अन्य जीवों का आवास होता है ना। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत को में ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं, अतः यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत यानी घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों में के छोटे ढेलों से बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। आइए जानते हैं मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न परतों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उनके कण बनते हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप
के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बालुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक यानी सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणमय मृदा कहलाते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान है तो यह दुमटी मृदा कहलाता है। अतः मृदा का वर्गीकरण जो है वो बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो बात जो है वो समझ में आया आपको, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और मृणमय मिट्टी। मृदा के कणों के अमाप को उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है और ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बालू सुबातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुबातित और शुष्क होती है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच में सूक्ष्म स्थान में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। तो जो दोमट मिट्टी है उसमें क्या मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों से मिश्रण होता है। गाद नदी तलों, आधारों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दुमती मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 9.3। मृणमय, दुमटी, बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए और इसमें से कंकड़, पत्थर, घास और तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल मिलाकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला बनाया जा सके। ठीक है, देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मिट्टी का गोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मृदा से कार्य करना। लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल स्थल पर गोले का एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास करें। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराएं। कोई मृदा किस प्रकार की है, इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। मैं जानना चाहता हूं, मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयोग में किया जाना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियां आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं? मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर अमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरी कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान अमापों की बोतलों को पानी से भर लिया और उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। बूझो को आश्चर्य है कि दोनों वर्गों में पानी के अवशोषण में अंतर क्या है। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल बना लें। दलों के नाम ABC रख सकते हैं। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखला बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक अमाप के 3 छोटे टिन के डब्बे लेकर उनकी तलों को काट लें। यदि PVC पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। ठीक है। अंतःस्रवण दर को मापना। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें।
पाइप में धीरे धीरे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया, और जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रवित हो जाएगा और पाइप खाली हो जाएगा तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल से मृदा का अंतःस्रवित होने में लगने वाला समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा कीजिए। अंतःस्रवण दर यानी जो ml पर मिनट मिलीलीटर पर मिनट में होगी, इसका सूत्र होगा इक्वल टू जल की मात्रा मिलीलीटर में और अंतःस्रवण अवधि मिनट में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तब क्या हो जाएगा दर 200 ml बटे 20 मिनट इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 10 ml वाटर वो 1 मिनट में अंतःस्रवित करता है, जमीन के अंदर जाता है। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूनों के अंतःस्रवण की दर की गणना कीजिए और अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों के अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। आइए जानते हैं मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कम दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों? क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 9.5 एक क्वथन नली लीजिए और इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। देखिए, मैंने मिट्टी ली और उसको क्या किया, स्टैंड पर लगाकर लगातार गर्म किया। ये मिट्टी का नमूना है, क्वथन नली है और जल की बूंद है। अब क्या होता है देखो, क्या आपको यहाँ कहीं जल की बूंद दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपर भाग पर अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवारों पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है और इससे सूर्य के प्रकाश से परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कम दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लें और इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया है। दोनों के बीच में अंतर को नोट करें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं? आइए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.6 प्लास्टिक की एक कीप लीजिए। फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र या कागज का एक टुकड़ा लेकर इसे मोड़कर 9.4 अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौल कर उसे कीप में लगाकर फिल्टर पत्र बना डालिए। किसी सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह रिसकर कीप के नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल का मापन कर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणाम को नोटबुक में लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मृदा के जल का अवशोषण। देखिए क्या किया, यहाँ पर बीकर लिया है अपन ने, इस बीकर में एक कीप लगा दी, फिल्टर पत्र लगा दिया, ड्रॉपर के सहारे इसमें क्या किया, ड्रॉप करना शुरू करा। तो मृदा का जो जल में अवशोषण है उससे अपन को पता चला, ये देखो नीचे बूंद बूंद करके पानी नीचे उतर रहा है। मृदा का द्रव्यमान भार इक्वल टू 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UML मिलीलीटर। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन V मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-V मिलीलीटर।
मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V ग्राम। 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल में प्रतिशत हो जाएगा U-V/50 × 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों में के लिए समान परिणाम प्राप्त होता है? परिणाम पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? बूजों ने अपनी पड़ोसी से सुना है कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदाओं में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रवित होकर कुएं तक पहुंचता है? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल स्रावित होकर भौम जल तक पहुंचता है? मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिकाओं को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ में समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु का निर्धारण करती हैं। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा से उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। तो जो गेहूं की फसलें हैं वो किस में उगाते हैं अपन? मृणमय मृदा में, है ना। और उसका कारण क्या है? उसमें ह्यूमस में ज़्यादा होता है, वह अधिक समृद्ध है ह्यूमस से। अपने शिक्षक, माता पिता और अपने क्षेत्र में किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और उपलब्ध जानकारी को अपनी सारणी में लिखिए। आइए जो चीज़ें छूट गई उनको कंप्लीट करते हैं। ग्राम को जी और किलोग्राम को केजी, यानी कि वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है। मतलब समझ में आया? 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है? 1 ग्राम भार होता है। तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। तदपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं किया जाता। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, क्या यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम को जी से और किलोग्राम को केजी से नोट करते हैं और वास्तव में ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है और 1 किलोग्राम की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। दैनिक जीवन में इनके वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच समानता अंतर नहीं होता। ठीक है, आइए जानते हैं एक केस अध्ययन। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान में लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हाड़ी आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़ पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़ों की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गुथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं में 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनमें रंगाई की जाती है।
शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़ों की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्र में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं और इस कारण मटकों और सुराहियों में से जल स्रावित होकर उनके बाहर सतह तक आ पाता है और वहां से वह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़ों या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी जानकारी जानी। आइए शुरू करते हैं मृदा अपर्दन की जानकारी के बारे में। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। मतलब अभी अपन ने पढ़ा था अपर्दन क्यों होता है। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह हटा दी जाती है तो अपर्दन होता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है और जिससे ये पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती हैं। मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह में बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसका अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है? बूझो, लगता है तुम जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों सही कहा इसने। आपको ये जो पढ़ने के लिए अगर एक बार और इसे रीड करिए, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मुख्य जो शब्द थे उनके बारे में अपन चलते हैं, चर्चा करते हैं। मृणमय, ह्यूमस। देखिए मृणमय एक मिट्टी है जिसका उपयोग अपन क्या है गेहूं उगाने में करते हैं। इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस वो है जिसमें क्या होता है कि मृदा की उर्वरता बनी रहती है। दुमटी मिट्टी है जो है दोमट मिट्टी कहलाती है और दोमटी मिट्टी में क्या होता है मतलब जो मॉइस्चर है यानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना। अंतःस्रवण को अभी अपन ने बताया कि मतलब जब अपन पानी का टेस्ट कर रहे होते हैं तो जमीन के अंदर जो पानी एकत्रित होने की जो क्षमता है वो उसकी क्षमता, मिट्टी की क्षमता को उसकी अंतःस्रवण कहेंगे। तो इसे कहेंगे आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर। बलुई मिट्टी का नाम है, अभी अपन ने पढ़ा। जल धारण करना ये भी एक प्रक्रिया है। संस्तर स्थिति, ये मिट्टी के 4 संस्तर थे, ABC और इसके बाद ठोस जिसको अपन ने देखा था। अपर्दन ये क्रिया जो होती है पानी तेज प्रवाह से अगर जो नदियों का पानी या पवनें तेजी से उनको मिट्टी के ऊपरी सतह को उड़ाकर ले जाती हैं तो लगातार ये जो क्रिया होती है इसे अपर्दन कहते हैं, मिट्टी का अपर्दन। मृदा परिच्छेदिका अभी अपन ने पढ़ा। मृत्तिका ये मिट्टी का एक प्रकार है। तो आइए इसको विस्तृत एक बार देख लेते हैं। आपने क्या सीखा इसको समझ लेते हैं। इनके वन लाइनर तैयार हैं आपके सामने। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मिट्टी, वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों की परिच्छेद होती है और ये परतें संस्तर कहलाती हैं। तो किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतें होती हैं। मृदा परिच्छेदिका क्या कहलाती है? विभिन्न परतें कहलाती हैं और ये परतें संस्तर कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे मृणमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है और यह दर बलुई मृदा सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। तो बलुआ मिट्टी जो होती है उस बलुई मिट्टी में क्या होता है, जो जल के अंतःस्रवण की दर जो है वो सबसे अधिक होती है और मृणमय मिट्टी में सबसे कम होती है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी, दोमट मृदा गेहूं, चना और धान के उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और जो दोमट मृदा है उसमें गेहूं, चना, धान इत्यादि को उगाया जाता है। तो बलुई मिट्टी में कपास, बलुई और दोमट में कपास उगाया जाता है और अगर दोमट की बात करें तो दोमट में गेहूं, चना और धान इत्यादि उगाते हैं। मृदा अपने में जल को रोक रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोकने रखने की क्षमता, जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है।
आइए इसके जो मेन बात है इसको और सुनते हैं। क्या आप जानते हैं उत्तर भारत की अनेक नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियां अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिनमें गाद, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित है। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियां अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती हैं और यह मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया दोस्तों, ये मृदा का चैप्टर था। इसके अलावा इसमें कुछ और अन्य चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं। इनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो इनको आप हमेशा थोड़ा समझ के करते चलें। अभ्यास है बच्चों का करने के लिए। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु, जल, वायु पदार्थ, ये खनिज जैव पदार्थ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए और हम सिर्फ चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को अभी अपन शुरू नहीं कर रहे हैं। ये 1 नंबर 2 नंबर के जो प्रश्न हैं इनको हम बाद में उठाएंगे, जब हम MPPSC के 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर जब अपन इसे शुरू करेंगे तो इनके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और इनको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर, ये पूरी बातें, ये एक क्रम है हमारा आप तक पहुंचने का, आपका ऊपर बढ़ने का, हमारा ऊपर तक लाने का। इसी क्रम को हम लगातार चलाते रहेंगे और ये NCERT का जो तारतम्य लगातार जारी रहेगा। इस क्रम को कंप्लीट करते हुए आज का अध्याय समाप्त होता है। मृदा का चैप्टर हमारे NCERT के 7वें कक्षा 7 का ये चैप्टर था, जिसे हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और भी आगे चैप्टर लगातार आते रहेंगे, इसलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।